Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Hafiz Zafa Awad. शायद आप लोगों में से कोई ना कोई मुझे जानता हो। आप लोगों में से कोई जानता है मुझे? शायद आप लोगों में से कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट भी हो। ऐसा भी हो सकता है। माइक अभी ठीक हो जाएगा। अभी मैंने क्लासेस ली हैं अपनी। बिल्कुल सही माइक था। मेरे ख्याल में सुफियान आपका थोड़ा सा मसला होगा नेट का। ओवरऑल यहाँ पे माइक बिल्कुल ठीक है। बस आप लोग अपने अपने माइक जो है ना वो ऑफ कीजिए। कि मैं खुद ऑफ कर देता हूँ, वरना सारे डिस्टर्ब होंगे। हाँ, अभी मैं ऊंचा बोलूंगा, अभी आ जाइए बस। चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो एक इंट्रोडक्शन है हमारा एएमए का, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अगस्त अटेम्प्ट दे रहे हैं। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एएमए। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज से 6 दिन बाद आप लोग का पेपर है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको गाइड कर दें अच्छे तरीके से। बल्कि फिर 1 मिनट रुको यार, मैं माइक लगा ही लेता हूँ। मैंने माइक असल में लगाया हुआ नहीं था, रुको माइक लगा लेता हूँ। बताइएगा जरा, मेरी आवाज क्लियर है आप लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, आज का जो सेशन हम रख रहे हैं वो हम किस लिए रख रहे हैं? आज का सेशन, आज का सेशन हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये गाइड कर सके कि यार आप लोगों के पास सिर्फ 6 दिन है, और आपने कौन कौन सी चीजों के ऊपर या कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हो जाए, या आप लोगों का पेपर जो है वो पास हो जाए। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखो, ये जो है ये एक बेसिकली एक सीनियर की एडवाइस है। आप इसको ये मत समझिएगा कि नहीं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 100% पेपर इसी में से आना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। आप लोग एक जो है वो आईसी में कर रहे हो, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो आप। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई गैस या कुछ इस तरह की चीजें नहीं चलती। और तमाम स्टूडेंट्स को ये पता है कि जो पेपर बनता है वो किस तरह से बनता है। वो इस तरह से बनता है कि तकरीबन 10 से 12 पेपर्स आप लोगों के बनाए जाते हैं। तो हर स्टूडेंट के पास जो है वो एक अलग अलग तरीके का पेपर आ रहा हो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 100% जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही एएमए का पेपर होगा। हाँ, ये है कि मैं भी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए पेपर इस तरह का आ जाए कि वो उनके लिए बड़ा, उनको काफी बेनिफिट हो जाए इस सेशन में। लेकिन बाद में मुझे ये ना कहे कि सर आपने ये बताया था कि ये क्वेश्चंस आएंगे और यही क्वेश्चंस आए नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी तैयारी करके गए थे। बेटा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा आप लोग, ठीक है? आप लोगों ने पूरा पढ़ना है, पूरा तैयारी करनी है सही तरीके से। लेकिन मैं आप लोगों को बस ये बता दूंगा कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से बनते हैं, किन टॉपिक्स से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आपने ज्यादातर उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है आखिरी के 6 दिनों में। बाकी तो आप लोग पढ़ते हुए आए हो शुरू से लेके अब तक,
तो चीजें आपने पूरी पढ़ के जानी है, पूरा सिलेबस करके जाना है, लेकिन आखिरी के 6 दिनों में किन टॉपिक्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, इसके हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। और सेकेंडली फिर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आपने पेपर किस तरीके से अटेंड करना है। वहां पर जाकर जो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज आ रही होंगी, जिसमें आपके पास एमटीक्यूज आ रहे होंगे, खास तौर पे जो एमटीक्यूज है उनको आपने किस तरह से अटेंड करना है। तो आज का सेशन जो है वो बेसिकली इन चीजों के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों की ख्वाहिश पर हम कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। जो आप लोग जिस पे ज्यादा वोट दोगे इंशाल्लाह ताला, वो ग्रुप में हम वोटिंग करवा लेंगे। वो टॉपिक में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पेपर से पहले पहले कवर करवा दूं। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं कवर करवा दूं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि जो आप लोगों में इसमें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टॉपिक है बेटा, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, और वो कौन सा टॉपिक है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट फेवरेट एरिया है। इसमें से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। मतलब किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है, देखो आप लोगों का जो पेपर है ना, आप लोगों को सबको पता है कि एमसीक्यूज होते हैं और एमटीक्यूज होते हैं। आपके 60 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, और 40 मार्क्स के जो है वो आपके क्या होते हैं? एमटीक्यूज होते हैं, जिसको आप कह लोगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें एक एमसीक्यू जो है वो 3 नंबर का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है, वो 2 मार्क्स का भी हो सकता है, वो 4 मार्क्स का भी हो सकता है। मतलब एमसीक्यू एएमए के अंदर आपके पास 4 मार्क्स तक के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। मतलब ये आप अपने माइंड में रख के मत जाइएगा कि हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा, नहीं। 3 मार्क्स का भी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई 4 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है तो इसका मतलब उसमें आपको सोल्यूशन करना है, उसमें आपको रफली वर्किंग करनी होगी। वो आपका टाइम टेकिंग होगा, 5 से 10 मिनट 15 मिनट वो आपके ले जाएगा, अगर 4 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा। अगर 2 नंबर का एमसीक्यू होगा तो उसमें मेरे ख्याल में हार्डली आपके 5 मिनट लगेंगे या 4 मिनट लगेंगे, जिसमें आपका वो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, या थियोरेटिकल बेस्ड वो एमसीक्यू होगा जिसपे आपको जस्ट टिक करना होगा। लेकिन जो 4 नंबर के या जो 3 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और वो कहाँ कैलकुलेशन करनी होगी? आईसीएमए वाले आपको रफ शीट प्रोवाइड करेंगे, उस पर आपको कैलकुलेशन करके उस एमसीक्यू पे आपको टिक करना होगा कि भाई ये जो है एमसीक्यू है वो आपका ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे। और फिर एमटीक्यूज की अगर हम बात करते हैं तो एमटीक्यूज आपके क्या है? 40 मार्क्स के। अब 40 मार्क्स जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं। टाइम ड्यूरेशन बेटा 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है। एएमए का 3 घंटे का पेपर होता है। अब वो जो 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, 40 मार्क्स के एमसीक्यूज के अंदर क्या होगा? 40 मार्क्स के एमसीक्यूज के अंदर बेटा आपके पास जो है वो 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और 15 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ सकती है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि 20 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएं और 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ जाए। और मे भी ऐसा पॉसिबल है कुछ बच्चों से, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, तो उसमें मैंने कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला है कि सर एएमए के अंदर हमारे पास ऐसा भी हुआ है कि 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे और 25 मार्क्स की क्या थी? थ्योरी। तो एग्जामिनर थ्योरी पर भी फोकस करता है। तो आप लोगों ने जो पेपर करना है वो थ्योरी को भी माइंड में रखते हुए करना है, कि आपने सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने साथ साथ थ्योरी के क्वेश्चंस की भी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और वो थ्योरी के टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किन टॉपिक से पूछ लेता, वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहूंगा। तो आप लोग अपने पास जो है वो नोट डाउन करते रहिएगा। अब सबसे पहला जो टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्या है? हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपका एमसीक्यू भी आ जाता है बेटा, और एमटीक्यू भी आ जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा बच्चा हो जो ये कहता हो कि ए में मैंने पेपर दिया और उसके अंदर एबीसी में से कोई क्वेश्चन नहीं आया।
लाजमी 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 एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है कि वो एबीसी कॉस्टिंग से जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब वो कितने मार्क्स का पूछ लेता है बेटा? मेरे ख्याल में मिनिमम मिनिमम वो 8 नंबर का सवाल इसमें से पूछ लेता है और मैक्सिमम 15 नंबर तक वो चला जाता है। 15 नंबर का सवाल वो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पूछ लेता है मैक्सिमम, और मिनिमम 8 नंबर का सवाल यानी कि दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आ रहे होंगे। एक 4 नंबर का एमसीक्यू होगा और एक 4 नंबर का आपका एमटीक्यू होगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आपने लाजमी 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 करना है। अच्छा, अब उनमें से कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा? मैं आप लोगों को एक हैंड आउट दे दूंगा, उसके अंदर उसका सोल्यूशन भी हुआ होगा जो मैंने अपनी क्लास वर्क के अंदर स्टूडेंट्स को करवाया है। उन क्वेश्चंस को आपने लाजमी करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। उन क्वेश्चंस को जो मैं आप लोगों को हैंड आउट शेयर कर दूंगा, वैसे आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो, जहां से पढ़ा हो, उनके जो आपको टीचर्स ने हैंड आउट्स दिए होंगे या जो आपने प्रैक्टिस की होगी उनकी आप लोग प्रैक्टिस रखिएगा। लेकिन साथ में मेरे हैंडआउट्स की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, क्योंकि उसमें मैंने पास पेपर्स भी सॉल्व करवाए हुए। जो रीसेंट पास पेपर्स हैं 5 to 6 अटेम्प्ट्स के एबीसी कॉस्टिंग से लेकर, वो मैंने सॉल्व करवाए हुए। और कुछ कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भी मैंने उसके अंदर एबीसी कॉस्टिंग के अंदर सॉल्व करवाए हैं। तो उनको बेटा एक दफा लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला टॉपिक जो है वो एबीसी कॉस्टिंग है, आपने लाजमी 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 प्रिपेयर कर, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, ये जो एबीसी कॉस्टिंग मैंने आपको बताया ना, इसमें जो एमटीक्यू आएगा वो न्यूमेरिकल बेस आएगा, यानी कि आपको कैलकुलेशन करनी होगी उसमें। कोई थ्योरी वो आपसे एबीसी कॉस्टिंग से नहीं पूछता, ज्यादातर वो आपसे किस पे पूछता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा हो। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एग्जामिनर का ये भी एक फेवरेट टॉपिक है। इसमें से वो आपसे न्यूमेरिकल भी टेस्ट करता है और साथ साथ में वो आपसे थ्योरी भी टेस्ट करता है। मतलब थ्योरी के भी इसमें क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। और इसमें से भी जो पेपर वो पूछ लेता है, वो 10 से 12 नंबर का पेपर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से लाजमी पूछ लेता है। एक अदर थ्योरी का सवाल वो आपसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से पूछ लेगा, और दो तीन आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, 2 नंबर की एमसीक्यू पूछ लेगा, 3 नंबर की एमसीक्यू पूछ लेगा, एक एमटीक्यू 4 नंबर का पूछ लेगा। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपने अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। पहली प्रायोरिटी पे आपकी एबीसी कॉस्टिंग होनी चाहिए, और सेकंड प्रायोरिटी पे आपका क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके पास थर्ड टॉपिक आता है, और ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ये न्यूमेरिकल वाइज भी है और थ्योरी वाइज भी है। अच्छा, इससे जो रिलेटेड थ्योरी है ना, वो पास पेपर्स में जो आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उस थ्योरी को आप लोग एक दफा रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह की थ्योरी पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पास पेपर पे जितनी भी थ्योरी आई है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड, वो भी हैंड आउट में आप लोगों के साथ क्लास के एंड में इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। एक तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सीवीपी, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या जिसको आप ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हो। सीवीपी हो गया, या जिसको आप क्या कहते हो, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ये कैसा टॉपिक है? ये बेटा इसमें से ना छोटे छोटे एमसीक्यूज बहुत पूछता है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, इस तरह के आपसे एमसीक्यूज पूछता है। और कुछ कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी वो आपसे सीवीपी में या ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर पूछ लेता है, थ्योरी के अंदर। तो बेटा इसको माइंड में रख के जाइएगा, ये एमसीक्यूज का जो पोर्शन होगा ना आपका, ये उसमें काफी आपको हेल्प करेगा। सीवीपी हो गया या ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, इसके भी हैंड आउट में आप लोगों के साथ क्लास के एंड में इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। तो ये तीन टॉपिक्स तो आपको ऐसे हो गए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो गया और सीवीपी हो गया। सर प्लीज शेयर योर हैंड आउट ऑफ पास पेपर्स इन लास्ट। बिल्कुल बेटा, मैं ग्रुप में शेयर कर, मैं कर दूंगा शेयर, मैं कर दूंगा। ठीक है, ये तीन टॉपिक हो गए। अब फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है, जो एग्जामिनर का फोर्थ नंबर पे फेवरेट टॉपिक है, वो कौन सा है सीवीपी के बाद?
लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर से आपका एमटीक्यू बनता है, एमसीक्यू नहीं बनता, एमटीक्यू बनता है, 4 नंबर का सवाल बनता है। लिमिटिंग फैक्टर हो गया और इसके अलावा थ्रूपुट हो गया। लिमिटिंग फैक्टर हो गया और थ्रूपुट हो गया। इससे आपसे वो क्या पूछता है, एमटीक्यू पूछता है। कभी कभार लिमिटिंग फैक्टर से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार जो है वो आपसे किससे आ जाता है, थ्रूपुट से आ जाता है। तो इन टॉपिक को भी करके जाइएगा। इनके भी पास पेपर्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बल्कि टॉपिकल पास पेपर्स भी मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। और साथ साथ जो है वो आईसीएमए के 5-6 अटेम्प्ट जो आ चुकी हैं अब तक, उसके भी पास पेपर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपने लाजमी करके जाना है अगर आपको पास होना है। 50 नंबर चाहिए, तो ये 5 टॉपिक आप लोग करके चले जाओ तो इंशाल्लाह ताला 50 नंबर तो आ ही जाएंगे इन टॉपिक में से। फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो फिर आप नेक्स्ट पे आ जाना, और वो क्या है। जी बिल्कुल, पास पेपर से आता है एग्जाम, क्योंकि आईसीएमए वालों को ना, वो मैं आपको बताऊं कि जैसे सीए के स्टूडेंट्स होते हैं ना, सीए का जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है उनको तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलता है खाली पेपर्स बनाने का और पेपर्स चेक करने का। हर दफा जब भी अटेम्प्ट आती है सीए की, तो सीए जो आई कैप जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है इस पर, सीए के पेपर्स पर। और ये गारंटी देता है साथ साथ कि भाई जो आपकी बुक है सीए की, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सीए में रहा है ज्यादातर, क्योंकि मैं सीए से आया था आईसीए में, तो उस बुक के अंदर से ही पेपर आएगा। लेकिन आईसीए में वाले जो है ना, वो थोड़ा सा इसमें जो है वो कर जाते हैं कि एक दफा इन्होंने अपना क्वेश्चन बैंक बना लिया है तो वो बना लिया है, अब उसको चेंज करने की तौफीक इनमें नहीं आती है। 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, वही क्वेश्चन बैंक रहता है। तो पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रिपीट होते, बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो पास पेपर्स को इसलिए मैं कहता हूँ कि लाजमी कर लिया करें। सीए के अंदर ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, या अगर क्वेश्चन रिपीट होता भी है तो उसके अंदर चेंजेस आ जाती है। लेकिन आईसीएमए के अंदर तो एक क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। तो खास तौर पे एएमए का, एएमए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पुराना चलता हुआ आ रहा है, सदियों से चलता हुआ, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके अंदर चेंजेस ज्यादा नहीं आई है। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस आती रहती है, जैसे टैक्स हो गया उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, हर साल चेंज होता है। या आपका लॉ का हो गया, उसके अंदर चेंजेस आती रहती है। एफएसीआर जो है उसके अंदर चेंजेस आई हैं, अब एमएल1 के अंदर ले गए हैं, कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं तो उसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो मैं भी उसके अंदर क्वेश्चन बैंक के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई हूँ। लेकिन एएमए के टॉपिक, एएमए के सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं आती। तो वो क्वेश्चन बैंक वही पुराने चलते रहते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन टॉपिक्स पे आपने कवर करना है, उसी पास पेपर पे लड़ाई नहीं करना। ऑब्वियस सी बात है, आप एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले रहे हो तो अच्छे से पढ़ के जाना भाई इन 5 टॉपिक्स, एबीसी कॉस्टिंग को, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को, सीवीपी को, लिमिटिंग फैक्टर को, थ्रूपुट को। ये 5 टॉपिक्स तो आपने बहुत अच्छे से करने हैं, जिससे आप, अगर आप ये अच्छे से करके चले जाते हो तो इंशाल्लाह ताला इसमें से आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी जो टॉपिक्स आते हैं ना आपके पास, वो कौन से हैं आपके पास? आपके पास बजटिंग है, एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अब ये जो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है, ये एग्जामिनर किस इसमें से क्या पूछ रहा होता है, ज्यादातर थ्योरी पूछ रहा होता है। तो इससे रिलेटेड थ्योरी करके जाइएगा। इसके अलावा आपके पास एक टॉपिक आता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। इससे भी एग्जामिनर जो है वो आपसे थ्योरी टेस्ट करता है, क्योंकि वेरिएंस का एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग एफसीए में बड़ा डिटेल में पढ़कर आ रहे हैं। तो एफसीए के अंदर उसने क्वेश्चंस पूछे होंगे काफी। तो वेरिएंस जो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें, और बजटिंग, इनमें से ये थ्योरी टेस्ट कर रहा होता है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर ये देखा गया है कि बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में से और वेरिएंस में से उसने थ्योरी आपसे पूछी है। इसके अलावा फिर आपके पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। 8 पे आ जाता है आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया।
इसमें से एक दो एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जिसमें आपसे वो ईओक्यू पूछ सकता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। इसके अलावा आपके पास वर्किंग कैपिटल हो गया, जिसमें रिसीवेबल्स हो गए, पेएबल्स हो गए, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये टोटल ओवरऑल तकरीबन आपका सिलेबस है एएमए का, और जिसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू के 5 है। बाकी के टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनको आप मतलब मेहनत तो करो, लेकिन इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करो जितनी ज्यादा एफर्ट्स आपको ऊपर के टॉपिक्स में करनी है। ये 5 टॉपिक्स के ऊपर आपने एफर्ट ज्यादा पुट करनी है। ये सेशन रखने का मकसद ही यही था कि कोई बच्चा अगर वेरिएंस के ऊपर काम कर रहा है या बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के ऊपर उसको काम कर रहा है, तो वो काम करे, बिल्कुल उसको पढ़े लाजमी, लेकिन टाइम इतना दे कि थोड़ा सा टाइम बचाकर उसको याद हो कि मैंने ऊपर के 5 टॉपिक्स लाजमी करने हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे मैंने एबीसी करना है, दूसरे नंबर पे मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना है, फिर सीबीपी करना है, फिर लिमिटिंग फैक्टर करना है, और फिर थ्रूपुट करना है। तो ये बेटा आप लोगों की थोड़ी सी गाइडेंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि इन इन टॉपिक्स के ऊपर आपने ज्यादा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब पेपर आप लोगों ने जो आप लोगों का आता है, उसमें खास तौर पे जो एमटीक्यूज आते हैं ना, उसमें बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे होते, वो 0 मार्क्स आते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर, क्योंकि मैं काफी अरसे से पढ़ा रहा एएमए का सब्जेक्ट, तो उसमें काफी बच्चे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था और बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन हमें उसने 0 मार्क्स दिए। मतलब कि 1 नंबर तो दे सकता था, 2 नंबर तो दे सकता था, उसने मार्क्स ही कितने दिए, 0 दिए, या उस क्वेश्चन को उसने कंसिडर ही नहीं किया। उसमें होता क्या है, उसमें वजह क्या होती है कि जब आपके पास एमटीक्यूज आप सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपके पास 2 शीट्स ओपन होती है। एक शीट होती है आपकी क्वेश्चन की, जिसपे पूरा क्वेश्चन लिखा होता है। उसके बाद उसके नीचे ना 2 शीट्स ओपन होती है। एक शीट होती है आपके पास वर्ड की, और एक शीट होती है आपके पास एक्सेल की। इस तरीके से 2 शीट्स ओपन होती है। अब ये जो एक्सेल की शीट आपको प्रोवाइड की जा रही होती है ना, ये फॉर वर्किंग प्रोवाइड की जा रही होती है आपको। और ये जो वर्ड की शीट आपको प्रोवाइड की जा रही होती है, इसमें आपने अपने आंसर्स को क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो एग्जामिनर इन दोनों शीट्स को चेक करता है। मतलब जो भी इनका चेकिंग क्राइटेरिया है, उसमें ये दोनों शीट जो है वो कंसीडर होती है। जो वर्ड की शीट है वो भी कंसीडर होती है, और जो एक्सेल की शीट है वो भी कंसीडर होती है। स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं कि एक्सेल की शीट पे आंसर प्रेजेंट करके आ जाते हैं, क्योंकि वर्किंग वहीं पर कर रहे होते हैं वो एक्सेल की शीट पर। तो एक्सेल की शीट पे वो आंसर प्रेजेंट करके आ जाएंगे, और वो ये समझ रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, हालांकि उनका क्वेश्चन एक्सेप्ट ही नहीं होता। या कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड की शीट पे आंसर जो है वो अपना लिख कर आ जाते हैं, एक्सेल की शीट पे उसकी वर्किंग नहीं करते। तो इस वजह से भी क्या होता है, उनके मार्क्स कम आते हैं, हालांकि उन्होंने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होता है, क्योंकि सपोर्टिंग वर्किंग भी चाहिए होती है ना एग्जामिनर को। एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि अगर आपने वर्ड पे जो आंसर लिखा है वो आपने खुद से कैलकुलेट करके लिखा है, या आपने साथ वाले की स्क्रीन से देख कर लिखा है। तो अगर आपने उसकी सपोर्टिंग वर्किंग नहीं दी हुई एक्सेल पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका जो क्वेश्चन होगा वो कंसिडर नहीं होगा। तो दोनों शीट्स पर आपको आंसर्स को क्या करना है, प्रेजेंट करना है, एक्सेल पे भी करना है और वर्ड पे भी करना है। अब एक्सेल पे करने का तरीका कार ये होगा, देखो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज्यादातर ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जॉब एक्सपीरियंस है और वो उनका एक्सेल पे अच्छा उनकी ग्रिप है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सेल शीट को यूज कर रहे होते हैं, या जो वर्ड शीट को फर्स्ट टाइम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो मैं सब बच्चों को ये रेकमेंड करता हूँ, भले जो बच्चे जिनका एक्सेल पे एक्सपीरियंस है या जिनका वर्ड पे एक्सपीरियंस है, सर तो क्या हम क्वेश्चन एक्सेल पर करें और उसकी वर्किंग हम स्प्रेड शीट पर दिखाएं? बिल्कुल दोनों शीट्स पे आपको दिखानी है, दोनों शीट्स पे आपको दिखानी है। मैं बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेल की शीट को वर्किंग के लिए यूज करना है, लेकिन एक्सेल की शीट को वर्किंग के लिए सिर्फ आपने टाइप करना है बस, और एक जगह टाइप करना है एक्सेल पे। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से होगी। देखो, अक्सर औकात ये होता है कि आप लोगों का जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है वो बताऊं कैसे होता है। वो टाइम ऐसे वेस्ट होता है, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन की शीट होगी, उसके नीचे एक वर्ड की शीट होगी, उसके नीचे क्या होगी, एक्सेल की शीट होगी। अब आप क्या करते हो, एक्सेल पे टाइप कर रहे हो, एक्सेल पे टाइप करने के बाद फिर कोई वैल्यू देखनी है आपने, आप दोबारा से स्क्रॉल करोगे, दोबारा से स्क्रॉल करोगे, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पे आओगे, वहां से वैल्यू देखोगे, फिर दोबारा नीचे एक्सेल पे स्क्रॉल करोगे, फिर एक्सेल पे आके टाइप करना शुरू करोगे। तो ये ज्यादा टाइम आपका खर्च होता है किस पे, स्क्रॉलिंग के अंदर, कि आप वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हो, वहां पर आंसर देखते हो, वैल्यूज उठाते हो, फिर दोबारा नीचे आते हो, फिर एक्सेल पे टाइप करते हो। अच्छा, फिर उसमें एक और मजे की बात क्या होती है, कभी कभार कुछ वैल्यूज आपने वहां से देखी क्वेश्चन से, और नीचे जब आपने उसको एक्सेल पे टाइप किया, तो टाइप करते वक्त जो है वो आपने मिस्टेक कर दी, 3 जीरो ऊपर थे आपने 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट जो है वो 2 जीरो, 2 डिजिट के बाद आ रहा था, आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती, क्योंकि पेपर का भी एक बर्डन होता है, पेपर की भी एक टेंशन होती है, एएमए का पेपर दे रहे हो, टेंशन है, 3 घंटे है। तो आपने क्या करना है, सिंपल, बहुत आसान सा तरीका, बहुत आसान सा तरीका है जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। आपने जो क्वेश्चन की जो स्क्रीन होगी वो अपने सामने रखनी है, और आप उनसे डिमांड करोगे कि सर हमें एक रफ शीट दे दें। आप क्या डिमांड करोगे, एक रफ शीट दे दें, वो आपको रफ शीट प्रोवाइड करेंगे। आपने सारा का सारा क्वेश्चन ना उस रफ शीट पर सॉल्व करना है। इससे ये होगा कि जो आपका स्क्रोलिंग का टाइम होगा ना वो बच जाएगा, बार बार ऊपर नीचे करना, बार बार ऊपर नीचे करना, क्वेश्चन शीट देखना, फिर एक्सेल शीट ओपन करना, फिर क्वेश्चन शीट ओपन करना, फिर एक्सेल शीट ओपन करना। इससे आपका ये टाइम बच जाएगा। आप सारा सोल्यूशन जो है ना वो उस रफ शीट पे करोगे, जो रफ शीट आपने उनसे ली होगी। क्योंकि आप लोग सारे के सारे बच्चे ऐसे ही हो ना, पेपर पे काम कर रहे हो ना, अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस की है किस पे की है, किसी भी एक बच्चे ने एक्सेल पे प्रैक्टिस की अब तक नहीं की होगी। ज्यादातर मोस्टली बच्चे 99% बच्चे ऐसे होंगे जिसने कॉपी या रजिस्टर पे प्रैक्टिस की है। तो आप लोगों के हाथ जो सही से चलेगा ना, वो इस प्रैक्टिस शीट पे चलेगा, ना कि आपके एक्सेल शीट पे चलेगा, ना कि आपकी वर्ड शीट पे चलेगा। आपने वो सारा का सारा आंसर जो है वो अपने सामने, क्वेश्चन सामने रखना है, और सारा का सारा आंसर आपने उस क्वेश्चन पेपर पे करना है, जो वो आपको रफ शीट प्रोवाइड करेंगे। कौन सा कैलकुलेटर यूज करोगे, जो कैलकुलेटर आप अपने घर से लेके जाओ, कोई एक्सेल का फॉर्मूला नहीं लगाना, सारा वो आप जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो इस कैलकुलेटर पे, इसी कैलकुलेटर पे कर। फिर ये जब आप इस शीट पर अपना आंसर पूरा कंप्लीटली कर लो, करने के बाद आपने जस्ट फिर क्या करना है, उसको एक्सेल की शीट पे टाइप कर देना है, उसकी वर्किंग को या उस पूरे आंसर को एक्सेल की शीट पे क्या करना है, टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके पास कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी करना, माउस का राइट क्लिक करोगे ना आप, तो कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी करके वो सारा का सारा एरिया ऊपर वर्ड वाली शीट पे क्या कर देना है, पेस्ट कर दो। तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है। जी, फॉर्मूला नहीं लगाना आपने, एक्सेल की शीट पर फॉर्मूला नहीं लगाना आपने, आपने प्लस करके दिखाना है। देखो, मैं आपके सामने एक्सेल ओपन करता हूँ, पहली बात तो ये है कि आईसीएमए का जो एक्सेल है ना, वो आपके नॉर्मल एक्सेल की तरह नहीं है। आईसीएमए का जो एक्सेल है वो आपके नॉर्मल एक्सेल की तरह नहीं है। आप लोगों ने ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया होगा, किसी ने एफएससीआर का भी दिया होगा, तो उसमें फॉर्मूला लगाने के लिए ना आपको माउस यूज करना पड़ता है, आप वहां पे जाके सम करते हो, ज्यादा फंक्शंस भी नहीं है उसमें। तो उसका फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने एक्सेल की शीट पे प्रेजेंट करना है। किस तरीके से प्रेजेंट करना है मैं बताता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं होता, माउस से आपने कॉपी पेस्ट करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि कंट्रोल सी कंट्रोल बी चल जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि कंट्रोल सी कंट्रोल बी नहीं चल रहा होता। अगर आप माउस का राइट क्लिक करोगे ना, तो आपके पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट, एक्सेल शीट पे आपने किस तरीके से लिखना है।
देखो, ये आपके सामने एक एक्सेल शीट आई है, ठीक है। अब एक्सेल शीट इस तरह की नहीं होती आईसीएमए की। आईसीएमए वालों ने अपना एक्सेल इन्वेंट किया है माशाल्लाह से, और वो इंतहाई क्या कह सकते हैं आप उसको। अब मेरी क्लास हो रही है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बहरहाल वो अच्छा एक्सेल नहीं है, इसको आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये एक्सेल शीट आपने ओपन की, अब आप जैसे लेट सपोज लिख रहे हो, आपने एक सिंपल वैल्यू लिखी, आपने 1 2 3 4, फिर आपने प्लस का साइन लिखा, और 5 6 7 8 या 9 जो भी है, 5 6 7, फिर इक्वल लिखा। इक्वल लिखने के बाद इनका जो भी प्लस आ रहा होगा वो आपने रफ शीट पे सॉल्व किया हुआ होगा सारा का सारा, आपने जस्ट उसको देखकर कॉपी करना, इक्वल करके आपने प्रेजेंट कर देना। लेट सपोज इसका आंसर जो है वो 3 6 7 आ रहा है, तो आपने 3 6 7 लिख, बस इस तरीके से आपने आंसर को प्रेजेंट करना। ये वर्किंग करते हुए आपने दिखाया हो कि भाई इन दो आंसर्स को आपने प्लस किया है, इसको आपने माइनस किया है, इसको आपने डिवाइड। फॉर्मूला यूज नहीं करना एक्सेल के। हाँ, और थ्योरी वाली ऑब्वियसली बात है, वो जो थ्योरी का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसमें तो एक्सेल की शीट होगी नहीं, उसमें सिर्फ जस्ट वर्ड की शीट होगी, तो वर्ड की शीट पे आपने क्या करना है, टाइप करना। लेकिन जो न्यूमेरिकल एमटीक्यूज होगा उसके अंदर आपने क्या करना है, एक्सेल पहले सॉल्व करना है पेपर पे, एक्सेल पे सॉल्व नहीं करना। एक्सेल पे सॉल्व करोगे तो गलती करोगे। पहली बात तो ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं है आपकी एक्सेल पे, आईसीएमए का जो एक्सेल है उस पर आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने रफ शीट पे सॉल्व किया होगा मैनुअली, तो आपने जस्ट क्या करना होगा, एक्सेल की शीट पे उसको देखकर कॉपी पेस्ट करना, तो काफी टाइम आपका बच जाएगा, और वो जो स्क्रॉलिंग का टाइम होता है ना वो भी बच जाएगा, और फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट का भी आपके पास ऑप्शन हो। जी बेटा बिल्कुल, वेबसाइट पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन बेटा वो फॉर्मूला बहुत टाइम टेकिंग है। वो जो आप यूज करोगे ना, आपका मैनुअल कैलकुलेटर बहुत अच्छे से चल जाएगा। वो एक एक माउस से आपको जाकर प्लस करना होगा, सम लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। पहले तो आप ऑप्शन ढूंढोगे कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे डिवाइड है। इससे पहले तो आपने यूज नहीं किया है ना। जी, एक्सेल से कॉपी करके आपने ऊपर वर्ड की शीट पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। अच्छा, फिर होता ये है, देखो कभी कभार ऐसा होता है, बच्चा क्या कर रहा होता है, एक्सेल पे जो उसने टाइप किया है ना, वो पूरा का पूरा एक साथ कॉपी करके ऊपर पेस्ट करता है, तो इसमें भी वो कॉपी पेस्ट नहीं होता, तो एक एक लाइन आपको कॉपी पेस्ट करनी होगी। जी बेटा, कभी कभार फॉर्मूला काम नहीं कर रहा होता, कभी कभार ऐसा होता है कि वो फॉर्मूला आपने यूज नहीं किया होता, आपने नॉर्मल एक्सेल यूज किया होता है। जैसे हम लोग इंडस्ट्री के अंदर ये वाला एक्सेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाला। आईसीएमए का वो वाला एक्सेल नहीं है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ पेपर्स के लिए बनाया हुआ है, तो इस वजह से काफी डिफिकल्टीज होती है। लेकिन आंसर प्रेजेंट करना है दोनों जगह पर, एक्सेल पे भी आपको आंसर प्रेजेंट करना है, और साथ साथ आप लोगों ने वर्ड पे भी आंसर जो है वो प्रेजेंट करना है, दोनों जगह पर आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों को अभी पास पेपर शेयर करूंगा ना, तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा, पास पेपर का जो सोल्यूशन होगा उसको फॉलो करना जरा, कि वो आईसीएमए वाले किस तरह से आपसे सोल्यूशन डिमांड कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा उसी तरीके से आपने सोल्यूशन को प्रोवाइड करना है। सर तो फिर कॉपी पेस्ट करने से आगे पीछे हो जाए, नहीं होगा कॉपी पेस्ट, वो फिर आप उसकी सही कर लोगे, वो तो कोई इतना मसला नहीं है। असल मसला होता है टाइपिंग का, वो तो टाइप आपने एक दफा एक्सेल पे करना है, और वो भी सिर्फ टाइप करना है देख देख के। सॉल्व आपने पूरा रफ शीट पे कर लिया होगा। अच्छा, और प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं होती इतनी, प्रेजेंटेशन आईसीए में नहीं मांगता आपसे कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हो। आईसीए में जस्ट आपसे उसके आंसर्स मांग रहा होता है, उसकी प्रॉपर वर्किंग मांग रहा। अच्छा सर, जो एमसीक्यूज आते हैं न्यूमेरिकल वाले के सॉल्यूशंस के लिए एक्सेल होता है जी बिल्कुल। अच्छा नहीं, एमसीक्यूज जो आते हैं ना उसके लिए आपको वो
रफ शीट पे आपको वर्किंग करनी होगी अपने पर्सनल कैलकुलेटर से। उसके लिए एक्सेल नहीं होता, उसमें जस्ट आपको टिक करना होता है। एमसीक्यूज के अंदर एक्सेल नहीं होता, एमसीक्यूज में जस्ट टिक करना होता है, वो रफ शीट पे आप खुद सॉल्व करते हो। अच्छा, अब इसके बाद देखो बेटा, एक मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ कि क्योंकि हमने जो है वो मेरी कमिटमेंट है कि मैंने आप लोगों को कोई एक टॉपिक पढ़ाना है। तो मैं तीन तीन टॉपिक्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और सीवीपी। इन तीनों में से आप लोग चूज कर लीजिएगा, मैं वोटिंग कर दूंगा, वोटिंग टूल आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उन तीनों में से जो भी आप टॉपिक मुझे कहोगे मैं वो आप लोगों को पढ़ा दूंगा। हाँ, बात से थ्रूपुट और लिमिटिंग फैक्टर करवाना, उसमें बेटा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो वो हो नहीं पाएगा। एक टॉपिक मुझे करवाना, उसकी मैक्सिमम 2 क्लासेस में रख पाऊंगा, तो 2 क्लासेस में थ्रूपुट और लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और सीवीपी। इन तीनों में से आप जो भी टॉपिक कहोगे वो मैं करवा दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ लो। अच्छा, अब मैं क्लास रखूंगा आप लोगों की कल, आज तो नहीं रखूंगा। कल आप लोगों की क्लास में इंशाल्लाह ताला रखूंगा, कल क्लास रखूंगा, एक 14 अगस्त को क्लास रखूंगा। तो 2 क्लासेस में फिर मैं आप लोगों को ज्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बोल रहे हैं या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या सीवीपी? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स का काम सही है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को कल से फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्टार्ट करूंगा, और 2 क्लासेस में फिर मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी ने पढ़ना हो, सीवीपी वगैरह पढ़ना हो, तो वो मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकता है। यूट्यूब पे मैंने एबीसी के भी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, सीवीपी के भी अपलोड कर रखे हैं, बजटिंग के भी मेरे ख्याल में होंगे, वेरिएंस के भी होंगे। वो लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो फिर हम इंशाल्लाह ताला फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जो पास पेपर्स होंगे ना, वो मैं आप लोगों के साथ उनको सॉल्व करवा, मैं मटेरियल भी सेंड कर देता हूँ, बिल्कुल अभी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। बजटिंग की बेटा थ्योरी आती है, वो थ्योरी भी मैं आप लोगों के साथ जो पास पेपर्स में होगी वो आप लोग कर लीजिएगा, वो भी शेयर कर दूँ, बजटिंग के लिंक शेयर कर दे, मैं कर देता हूँ। जितना मटेरियल है वो मैं अभी क्लास के एंड में करूँ। और कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का मुझसे, तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं पास पेपर कर देता हूँ। और कोई सवाल? सर काइंडली शेयर योर पास पेपर फाइल एज वेल फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट इन एग्जाम्स, ठीक है। मैं शेयर कर लिमिटिंग और थ्रूपुट के ओवरव्यू दे सकते हैं। लिमिटिंग और थ्रूपुट का ओवरव्यू, लिमिटिंग का और थ्रूपुट का ओवरव्यू, हाँ लिमिटिंग का ओवरव्यू मिल जाएगा। ओवरव्यू नहीं, लिमिटिंग की असल में मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही है ना, उसमें मैंने लिमिटिंग फैक्टर ही स्टार्ट करवाना है। तो वो मैं आप लोगों के साथ जब, वो मेरी ख्याल में थर्सडे को मेरी क्लास है, तो लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों की क्लास में भी लिंक शेयर करूँ, ठीक है। जिस बच्चे ने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ना हो तो वो थर्सडे को पढ़ ले, थर्सडे और फ्राइडे को मेरी लिमिटिंग फैक्टर की क्लास होगी। सर कॉमा यूज, बेटा कॉमन, कॉमा और फुल स्टॉप, इसका तो कोई, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पे अगर यूज आ रहा है कॉमा का तो आप वो करें। पेपर इंग्लिश का थोड़ी हो रहा है, इसका हो रहा है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर एग्जाम तो,
कर सकते, बिल्कुल वर्कशीट पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक्सेल की शीट को भी यूज कीजिएगा, दोनों शीट को यूज कीजिएगा। इनकी बातों का यकीन मत किया करें आप, दोनों शीट जो आपको दी जा रही है उसको सॉल्व करें, सिर्फ वर्ड पे ना करें, या सिर्फ एक्सेल पे ना करें, दोनों जगह पे करें। कैश, वर्किंग कैपिटल, नहीं इतने कोई खास नहीं आते हैं इसमें से। कैश वर्किंग कैपिटल से शायद आ जाए तो आ जाए, लेकिन इतने खास नहीं आते ज्यादातर। मैंने आपको बता दिया, ये जो शुरू के 5 टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी मैं आप लोगों के साथ ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक तो कल क्लास रखूंगा, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम स्टार्ट कर देंगे। एक कल क्लास हो जाएगी, एक 14 अगस्त को हो जाएगी। तो 2 क्लासेस में हमारा इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्लीट हो जाएगा। और लिमिटिंग फैक्टर जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है ना, तो मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं लाइव, थर्सडे को। थर्सडे को मैंने लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट करना है, तो मैं अपनी क्लास का लिंक आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो आप लोग भी लिमिटिंग फैक्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट यही है कि मैंने आपको बताया कि आपने रफ शीट पे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद एक्सेल और वर्ड पे करना है। ये बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम बच जाएगा। और दूसरा ये कि बेटा आपने एक टाइम लेके चलना है कि भाई मैंने एक क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। अक्सर औकात ऐसा होता है, इस पे भी आप लोगों का काफी टाइम जाया होता है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, आगे चलो, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं आ रहा वो भी छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करना शुरू कर दो। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, पहले आपने उनको सॉल्व करना, फिर उसके बाद वापस आना है और उन क्वेश्चंस की तरफ आना है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे। तो फिर जब पेपर में आप इस तरीके से थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हो ना, शुरू का आधा घंटा तो बिल्कुल ब्लैंक होते हो, कुछ नहीं याद आ रहा होता, आहिस्ता आहिस्ता चीजें याद आना शुरू होती। तो शुरू के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट करते जाओ, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, उनको आप छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, उनको बाद में देखिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको जब आप कर लोगे, तो आपके वो क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सिक्योर हो जाएंगे। फिर बाद में आओ आप, वो बाकी के क्वेश्चंस देखो जो जो आपको नहीं आ रहे। नहीं, डे टाइम क्लास नहीं हो सकती, बिल्कुल। लिमिटिंग फैक्टर मैंने अभी स्टार्ट किया है ना, मैं बता रहा हूँ ना, थर्सडे को मेरी क्लास है लिमिटिंग फैक्टर की, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और साथ में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की मैं कल ही क्लास जो है वो एक अरेंज करूंगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपको। फाइव मार्क्स ही हो या 4 मार्क्स ही हो, उनको कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ना, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मार्किंग भी हुई होगी, वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन भी होगा आपके सामने, तो आप वो देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास कल होगी, सेकंड क्लास 14 अगस्त को हो जाएगी। 18 अगस्त को पेपर है ना, 14 अगस्त को हो जाएगी। तो ये 2 क्लासेस आपकी हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और थर्सडे और फ्राइडे में मैं आप लोगों को लिमिटिंग फैक्टर करवा दूँ। रिसीवेबल मैनेजमेंट में से अगर हो जाए तो हो जाए, तो वो आपसे मेरे ख्याल में 3 नंबर का या 4 नंबर का वो पेपर में से पूछ लेगा। इतना ज्यादा रिसीवेबल, मतलब एक सवाल आता है। ज्यादातर मैंने आपको बताया ना कि शुरू के जो 5 चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बजटिंग और फोरकास्टिंग में से भी वो थ्योरी पूछता है, तो बजटिंग और फोरकास्टिंग थ्योरी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट। बाकी बाकी तो हर चैप्टर में से 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इस तरीके से पूछ रहा हूँ। जी बेटा, पूरा पूरा वर्किंग करनी है आपको, एक्सेल पे भी करनी है और साथ साथ वर्ड पे भी करनी है। लिमिटिंग फैक्टर थर्सडे में पूरा तो नहीं हो सकेगा, पॉसिबल नहीं है, 2 क्लासेस उसमें आएंगी आप।
अच्छा 14 फ्राइडे को है। तो बस सही है, 14 को आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की क्लास हो जाएगी, और 15 को फिर मैं लिमिटिंग फैक्टर की सेकंड क्लास रख लूंगा सैटरडे। कल जो आप लोगों की क्लास की टाइमिंग होगी ना, अच्छा आज मेरे माइंड में नहीं था कि आप लोगों की क्लास मैंने अरेंज की थी 10:30 बजे की। तो कल जो मैं आप लोगों की क्लास की टाइमिंग रखूंगा वो मैं रखूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा पहले रखूंगा, मैं अभी ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। ये टाइम मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मेरी एफएसआर की क्लास होती है ट्यूसडे और वेडनेसडे को। वो 10:30 से लेके फिर आगे 12 बजे तक चलती है। तो ये टाइम मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अर्ली जो है वो क्लास रखूंगा, मेरे ख्याल में मे भी हो सकता है मैं 7 बजे आप लोगों की क्लास रखूँ। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, आगे की क्लासेस का मैं आप लोगों से वादा नहीं करता कि रिकॉर्डिंग होगी। 7 बजे वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं। तो कल मैं आप लोगों की क्लास 7 बजे या 8 बजे रख लूंगा। 8 बजे भी ठीक, 8 बजे रख लूंगा, ठीक है। बल्कि 7 बजे मगरिब हो रही होती है, 7 सवा 7 बजे तक, 7:30 8 बजे के दरमियान ऐसे रख लेंगे क्लास। ठीक है भाई, और कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? जी मैं शेयर कर दूँ, मैं शेयर कर दूँ, मैं अपना क्लास वर्क भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और मैं पास पेपर भी शेयर कर। ओके भाई, वेलकम। और क्या पूछ रहे हैं? सुफियान, रिकॉर्डिंग का मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन क्लास में रख लूंगा आप लोगों की। आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह। आगे की क्लासेस का रिकॉर्डिंग का मैं वादा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी पेड क्लासेस होती हैं ये तो। जो भाई हैं, इनके कहने पर मैंने क्लास ली है, आप लोगों का सेशन लिया है। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।